छोटा सा गांव था, नाम था रायपुर। वहीं रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रायस्टार। रायस्टार का काम था खेतों में मेहनत करना और उसी मेहनत से अपने छोटे से घर का खर्चा चलाना। लेकिन रायस्टार थोड़ा अलग था, वो मिट्टी से बात करता था। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे ये लड़का पागल हो गया है, मिट्टी से क्या बातें करता है। लेकिन रायस्टार बस मुस्कुराकर कहता, जब सब छोड़ देते हैं तब यही मिट्टी अपने पास बुला लेती है, यही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द है। वक्त बीतता गया। एक दिन गांव में आई एक शहर की लड़की सायमा। वो एक फोटो जर्नलिस्ट थी, मिट्टी, फसल और किसानों की जिंदगी पर काम कर रही थी। सायमा ने देखा एक कोने में बैठा लड़का मिट्टी से कुछ बड़बड़ा रहा है। वो उसके पास गई और पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? रायस्टार उठा और बोला, माँ से, अब मेरे पास बस वही बची है। सायमा चौंक गई और बोली, मिट्टी कैसे बोल सकती है? उसने पूछा। रायस्टार की आंखें भीग गईं। जब माँ चली गई, मैं हर रात उनकी चिता के पास बैठा रहता था। एक रात चिता की मिट्टी से आवाज आई, रायस्टार बेटा मत रो, मैं यही हूँ, जब मेरी याद आए बस मिट्टी को छू लेना, मैं आ जाऊंगी। उस दिन से मैं हर सुबह हर शाम माँ से बात करता हूँ, क्या बोना है क्या नहीं सब माँ बताती हैं। सायमा सुनकर भावुक हो गई। उस दिन के बाद वो हर रोज रायस्टार के खेतों में नहीं आने लगी, फोटो खींचती, बातें करती और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन सायमा का कैमरा खराब हो गया, प्रोजेक्ट रुक गया और उसे शहर लौटना पड़ा। जाने से पहले सायमा ने पूछा, अगर मैं कभी वापस न आई तो? अचानक आसमान में बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत ने भी उनके रिश्ते को महसूस कर लिया हो। रायस्टार मुस्कुराया और बोला, तब भी तू यहीं होगी। जब बारिश होगी मैं समझ जाऊंगा किसी ने मुझे दिल से याद किया है, किसी ने बिना कहे प्यार निभाया है और वो आज फिर मिलने के बहाने बादलों के साथ आई है। सायमा की आंखों में आंसू थे पर वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और चली गई। उसके जाने के बाद रायस्टार फिर से अकेला हो गया। कई साल बीत गए पर वो आज भी खेतों में काम करता है और जब भी बारिश होती है वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, आई थी ना तू सायमा। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बस कुछ लम्हों के लिए आते हैं पर उनकी यादें उम्र भर बारिश बन के बरसती रहती हैं। सायमा ने उल्टी के बाद धीरे धीरे उठकर दीवार के सहारे खड़ी होकर सांस ली। उसे भीतर कुछ अजीब सा एहसास था, एक हल्की सी खुशी, एक आशा जो उसके सीने में नर्म नर्म फूल की तरह खिल रही थी। शायद बच्चा होने वाला है। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ए जी सुनो। रायस्टार टीवी देख रहा था। सायमा की आवाज सुनकर उसने हंसते हुए टीवी बंद किया और नाच से कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? सायमा ने आंखों में खुशी और भय दोनों लिए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रायस्टार के चेहरे पर वही चमक आ गई जो उसने सालों से अपनी माँ की तस्वीर पर देखी थी। वह गले से लगाकर बोला, गुड न्यूज मेरी प्यारी सायमा। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम के सन्नाटे में गांव की उन डरावनी गलियों से एक काली आहट आई। एक आदमी जो अपना नाम भी छुपाया रखता था, जिसका नाम लोग डरते हुए ब्लैक डेंजर कहते थे, उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर सायमा अकेली थी। उसने हिम्मत की, दरवाजा खोला। सामने खड़ा था ब्लैक डेंजर, काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में नफरत की आग लिए। सायमा कुछ बोलती उससे पहले ही उसने जोर से धक्का दिया और अंदर घुस आया। कहाँ है रायस्टार? उसने गरज कर पूछा। सायमा डर के मारे पीछे हट गई। वो ऑफिस गए हैं। ब्लैक डेंजर की आंखों में खून उतर आया। तो आज उसके दिल का टुकड़ा मुझे मिल जाएगा। सायमा चीख पड़ी, नहीं, मुझ पर हाथ मत उठाना, मेरे पेट में उसका बच्चा है। लेकिन दरिंदे को रहम न आया। कुछ ही पलों में घर सन्नाटे में डूब गया। सायमा जमीन पर गिरी थी, होंठों पर अधूरी मुस्कान और आंखें दरवाजे की ओर, मानो इंतजार कर रही हो रायस्टार का। शाम को रायस्टार लौटा। घर में अंधेरा था। सायमा, उसने पुकारा, पर जवाब में बस हवा की सिसकियां थीं। जब उसने कमरे में कदम रखा, जमीन पर सायमा का शरीर पड़ा था। रायस्टार के होंठ कांप गए। हाथ कांपते हुए उसने उसे उठाया। तभी रायस्टार की नजर दीवार पर गई। खून से लिखा था, ब्लैक डेंजर। रायस्टार की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तूने मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तेरा अंत बनूंगा। अगले दिन से गांव में रायस्टार की खामोश तबाही शुरू हो गई। उसने अपनी बंदूक उठाई, पुराना जैकेट पहना और कहा, सायमा तेरे लिए अब खून बरसेगा। आखिरकार एक रात नदी के पुल पर दोनों आमने सामने हुए। ब्लैक डेंजर हंसा, प्यार ने तुझे कमजोर बना दिया। रायस्टार बोला, नहीं, उसी प्यार ने मुझे आग बना दिया। और उसी पल एक गोली गूंजी। ब्लैक डेंजर जमीन पर गिरा। उसकी आखिरी सांस रायस्टार के पैरों में थम गई। रायस्टार घुटनों पर गिर गया। सायमा की तस्वीर सीने से लगाकर रोने लगा। मैंने वादा निभाया सायमा, अब बस मुझे तू बुला ले। यह कहते ही रायस्टार की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अगली रात गांव में मौत जैसी खामोशी थी। लोगों ने अपने बच्चों को ओखली चक्की तक के नीचे छिपा दिया था। कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी फिर वही भिनभिनाहट आसमान में गूंज उठी। लाल लाइट की चमक से पूरा गांव आग की तरह तपने लगा। इस बार ड्रोन सीधे स्कूल की छत पर आकर रुक गया। उसकी स्क्रीन जलती आग जैसी चमक रही थी। स्क्रीन पर 3 चेहरे उभरे, गांव की सरपंच लाली देवी, गांव का पुजारी और खुद बूढ़ा किसान जिसने पहली रात चेतावनी दी थी। गांव वाले कांप गए। लाली देवी अपने घर में दीवार से लगकर बैठी थी, लेकिन अचानक उसके कंप्यूटर में अपने आप लाइव वीडियो चलने लगा। उसने कांपते हाथों से उसे बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर वही लाइव वीडियो। उसका चेहरा ड्रोन की स्क्रीन में बार बार चमक रहा था। लाली देवी ने डर के मारे खिड़की से बाहर झांका और देखा ड्रोन की लाल आंखें उसकी खिड़की के सामने टंगी हैं। चीखते हुए उसने दरवाजा खोला और भागने लगी, लेकिन पूरा गांव देख रहा था। वह जितनी तेज दौड़ रही थी, ड्रोन उतनी ही तेज उसके ऊपर मंडरा रहा था। अचानक धुआं सा छा गया और लाली
देवी गायब। जमीन पर सिर्फ उसकी टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। गांव वालों की सांसें थम गईं। तभी बूढ़ा किसान बोला, ये ड्रोन कोई मशीन नहीं है, ये उन आत्माओं का जाल है जिनकी मौत बेइंसाफी से हुई थी। जब तक इसकी जड़ को नहीं काटोगे, ये हर रात किसी को ले जाएगा। पुजारी कांपती आवाज में बोला, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? कौन इसे चला रहा है? बूढ़ा किसान आसमान की ओर देखता है। ड्रोन धीरे धीरे गांव से बाहर उड़ रहा था। उसकी लाल लाइट जंगल की दिशा में जा रही थी। किसान ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, अगर सच जानना है तो हमें उस जंगल में जाना होगा। वहीं से इस खून पीने वाले ड्रोन का खेल शुरू हुआ था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार कुछ लोग तय कर चुके थे, कल रात वे जंगल में उस ड्रोन का पीछा करेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। राइस्टार अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से एक सुनसान रास्ते से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अचानक सामने एक परछाई आकर खड़ी हो जाती है। वह ट्रक नहीं बल्कि वही डरावना सर कटा टुंगटुंग था। राइस्टार घबराकर दाएं मुड़ता है और बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी तरह पुल से बचते बचाते वह एक अजनबी गांव में जा पहुंचता है। तभी गांव में बड़ी अजीब सी घंटी बजने लगती है। 6:58 हो चुके थे और देखते ही देखते लोग अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी एक आदमी हांफता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भाई यहाँ खड़े मत रहो, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं वरना वो आ जाएगा, जल्दी मेरे साथ चलो। राइस्टार हैरान होकर पूछता है, कौन आएगा और लोग इतना क्यों डर रहे हैं? आदमी कांपती आवाज में कहता है, ये कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, पहले चलो मेरे साथ। तब वो राइस्टार से बताने लगता है, हर रात 7 बजे के बाद यहाँ सर कटा टुंगटुंग निकलता है। उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। इतना कहते ही गांव के उस सूखे पेड़ से अचानक टुंगटुंग बाहर आता है। उसके हाथ में एक तलवार था और उससे खून टपक रहा था। वह सीधे राइस्टार की ओर देखकर गरजता है, राइस्टार, ओ राइस्टार, मुझे मेरा सिर दिला दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राइस्टार हैरान होकर बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आदमी घबराकर कहता है, इसके पास सबके नाम की पुकार है, इससे दूर रहो। फिर वह धीरे से सच बताता है, आज से 100 साल पहले इस गांव के सरपंच ने एक गरीब मजदूर को इसी पेड़ पर टांगकर उसका सर काट डाला था और वह तड़पते हुए मर गया। और उसकी बेटी मारिया, जो छोटी सी थी, उसे सरपंच बहुत सताता था। उसने अपमान और दर्द से तंग आकर नदी में छलांग लगा दी। उसी दिन से यह आत्मा हर रात 7 बजे पेड़ से निकलती है और अपने सिर की तलाश में भटकती है, वो सिर जो सरपंच ने अलग किया था। राइस्टार की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि ये महज एक भूत नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा का दर्द है। रात का समय, गांव में सन्नाटा था, बिजली गायब, दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो एक आग जरूर जन्म लेता है और उस आग का नाम था राइस्टार। गांव के बीचों बीच पानी का टैंक था, चारों तरफ हथियार बंद गुंडे और उनके बीच बैठा है शैडो किंग, फ्री फायर का सबसे खतरनाक माफिया। शैडो किंग जो गांव वालों को डराते हुए कहता है, अब ये पानी मेरा है, जो पिएगा वो मेरी इजाजत से पिएगा वरना प्यास से मर जाएगा। गांव वाले डरकर झुक जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है, बेटा थोड़ा पानी दे दे। शैडो किंग हंसते हुए कहता है, पानी नहीं, जान मांग रही है तू। तभी वो कुछ पानी में जहर मिला देता है। अचानक आसमान लाल हो जाता है और एक सायरन बजती है। तभी आसमान में एक जहाज दिखता है, धूल उड़ती है और नीचे उतरता है राइस्टार, आंखों में गुस्सा, हाथ में तलवार और दोनों हाथों में गनों से लैस। राइस्टार गरज कर बोलता है, पानी किसी की जागीर नहीं होती, अब फिर से बहना सीखेगा ये इलाका। शैडो किंग हंसता है, तू अकेला है राइस्टार और मैं 100 बंदों के साथ। राइस्टार ठंडी आवाज में बोला, गलती कर दी तूने, अपन अकेला नहीं, इंसाफ के साथ है। राइस्टार गन घुमाता है, गोलियां बरसती हैं। शैडो किंग के गुंडे एक एक कर गिरते हैं। धूल और खून के बीच राइस्टार दौड़ता है, हीरो की तरह तलवार झूलती है और शैडो किंग जमीन पर गिरता है। शैडो किंग डरते हुए कहता है, मत मार, मैं सबको पानी दे दूंगा। राइस्टार गुस्से में बोला, अब देर हो चुकी है। राइस्टार के एक ही वार में शैडो किंग का खेल खत्म हो जाता है। गांव में पानी फिर से बहने लगता है, बच्चे खुशी से झूमते हैं, लोग राइस्टार के नाम के नारे लगाते हैं। जहां जुल्म था वहां अब जिंदगी है और जहां राइस्टार है वहां कोई भी प्यासा नहीं रहता। गांव की रात शांत थी, इतनी शांत कि इंसानी सांसों की हर खरोंच सुनाई देती थी। सड़क के किनारे वही पुरानी कार खड़ी थी, पर इस बार उसकी हेडलाइट्स लाल नहीं काली जल रही थी, जैसे कुछ अंदर से झुंझुना रहा हो। उससे पहले कोई आहट भी न थी। तभी वो कार अचानक आगे की रोड पर दौड़ पड़ी, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी आवाज के, जैसे जमीन खुद उसे धकेल रही हो। पहली टक्कर एक बुजुर्ग की हुई, उसकी चाल तेज थी। कार उनकी तरफ बार बार झुकती, जैसे किसी ने उसे शिकारी की तरह भेज दिया हो। किसी की टोपियों पर हल्की सी धूल के निशान रह गए, किसी की दीवार पर अचानक उनके चेहरे के आकार बन गए। पर सबसे ज्यादा दहशत इस बात की थी कि कार कभी नहीं रुकी और हर टक्कर के बाद उसकी खिड़कियों में मानो कोई सायरन सी फैलती थी। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग मर चुके थे, कुछ बेहोश थे और हर तरफ वही कार की धूल और शीशों पर डरावने हाथों के निशान। तो दूर से एक हॉर्न की आवाज आती है, मानो कोई मांग रहा हो, रोटी रोटी। और व्हाइट 444 जानता है कि उसने जो बोया था वही काट रहा है। हर रात कार लौटती है और जो भी उसके रास्ते में आता वही उसकी भूखी सजा पाता है। डर जब चरम पर पहुंचा तो गांव ने मिलकर फैसला किया, पूजा करके इस भयंकर चीज को शांत करना होगा। सब लोग रात को कार के पास इकट्ठे हुए। व्हाइट 444 भी आया। उसकी आंखों में घबराहट थी और हाथ कांप रहे थे। पर पूजा शुरू होते ही कार ने अचानक जोर से हॉर्न बजाया, एक इंसानी चीख की तरह, और हवा से मानो एक
परछाई निकली जिसका नाम था ठुनठुन साहुर। उसी परछाई ने व्हाइट 444 की यादें छेड़ दी। कैसे उसने और कुछ लोगों ने ठुनठुन पर ठहाके किए। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी टांगों के पास हवा की एक लहर ने उन्हें रोक दिया और कार ने जोरदार ठोकर मार दी। 3 लोग वहीं गिर पड़े और उठ नहीं सके। उनके चेहरों पर डर की थरथराहट थी, पर कोई भी दृश्य घोर ग्राफिक नहीं था। बस जिंदगी रुक गई, सांसें थम गईं और सुबह उनके घरों में अंधेरी खालियां रह गईं। व्हाइट 444 चीखते हुए अपनी ही गलती पर पछताने लगा। उसकी आंखों के सामने ठुनठुन की नीची मुस्कान चमकी, पर वह मुस्कान आज बदली हुई थी। अब वह रोटी नहीं बल्कि बदला मांग रही थी।